क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? करूँ मैं स्टार्ट? चलो तो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं बढ़िया तरीके से। हम्म। एक बार हाँ नाम बताएं भाई। तो अब अपन आज जो है वो लगभग कितने आयोग भाई? लगभग अपन जो है वो 3 से 4 आयोग जो है वो कवर करेंगे। 3 से 4 आयोग जो है वो हम लोग कवर करेंगे। तो सभी तैयार रहें और अपने जो है वो स्टार्ट कर दें पढ़ना। सुबह आपकी क्लास क्लास हो गई थी? सुबह तुम लोगों की क्लास हो गई थी क्या सर की? ठीक है। तो अपन जो है वो आज जो है वो एक तो आरपीएससी कवर करेंगे और एक दोस्तों जो है वो मानवाधिकार आयोग, एक वित्त आयोग और जो है वो एक आपका जो है वो अपन लोग जो है वो कवर करेंगे। 4 आयोग कवर करेंगे। एक बार तुम्हारे कमेंट मेरे को अच्छे से शो हो जाएं तो फिर जो है वो मैं थोड़ी बातचीत स्टार्ट करूँ तुम लोगों से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो गया। हाँ, आज मैं जो है वो थोड़ा लेट ही उठा, इसकी वजह से तुम्हारी सुबह क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब सब तैयार हो ना पढ़ने के लिए? करें स्टार्ट? तो चलो जो है वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात जो है वो हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है वो 4 आयोग कवर करेंगे और 4 आयोग कौन कौन से होंगे? जो आप लोगों के लिए, एक तो आरपीएससी जो सबसे बड़ा आयोग है, एक मानवाधिकार जो थोड़ा सा पढ़ने के अंदर सबसे बड़ा आयोग है, और 2 छोटे आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये 4 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और अब 2 ढाई घंटे जो है वो हम जो है वो आरपीएससी के बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट करें। तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो देश में आज़ादी से पहले एक कमीशन बना था। एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरे जो फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इतना याद कर लोगे तो फिर प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो आरपीएससी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो ली कमीशन ने भारत में यूपीएससी की स्थापना के बारे में सिफारिश की थी, लेकिन राज्यों में जो है वो दोस्तों जो है वो लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। राज्यों में लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने कोई बात जो है वो नहीं कही थी। ली कमीशन ने राज्यों के अंदर जो है वो हाँ, आपके कोई भी बात जो है वो राज्यों से संबंधित जो है वो ली कमीशन ने नहीं करी थी। तो अब हम लोग जो है हाँ संभागीय आयुक्त बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अब 2 दिन अपना टारगेट जो है वो केवल और केवल जो है आयोग पढ़ना है। तो अगर आप लोग जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और उनको एकदम बिना किसी डाउट के पढ़ना पड़ेगा, बिना किसी डाउट के पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान देवें और ये जो आपके 8-9 आयोग हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। जैसे आज हम लोग आरपीएससी पढ़ लेंगे और आरपीएससी के साथ साथ मानवाधिकार आयोग का प्रयास करेंगे। फिर 2 आपके छोटे आयोग जो है वो राज्य वित्त आयोग हैं और 2 जो है वो आपके क्या हैं, राज्य निर्वाचन आयोग हैं, राज्य निर्वाचन आयोग है। उसके अलावा जब अपन पढ़ेंगे तो अपने यहाँ सूचना आयोग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा हम जो है वो लोकायुक्त के बारे में बात जो है वो थोड़ा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग जो है वो महिला आयोग के बारे में थोड़ी सी जो है वो बातचीत हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये सारे आयोग हम पढ़ेंगे और अब मैं एकदम सही हूँ। अब जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो यूट्यूब पे मुझसे आयोग पढ़े होंगे। किस किस ने पढ़ा हुआ है? स्टार्ट हुई है बस 2 मिनट, अभी तक क्लास नहीं हुई है। तुम में से किस किस ने यूट्यूब पे मुझसे पहले आयोग पढ़े हुए हैं? तो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उनको एक बार भूल जाओ। यूट्यूब और ऐप में बहुत अंतर होता है। यूट्यूब पे हमें एक ही मैराथन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम ऐप पे पढ़ते हैं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपको इंटरलिंक होती है। जैसे अब मेरे को अगर गवर्नर आप बोलोगे सर यूट्यूब पर पढ़ाओ, तो गवर्नर यूट्यूब पर कोई नहीं चाहेगा कि वो 11 घंटे गवर्नर पढ़े। हम यहाँ 11 घंटे पढ़ते हैं ना।
तो अपन लोग जो है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा समझकर पढ़ेंगे, आरपीएससी के बारे में पूरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पहला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन संवैधानिक आयोग है या नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक आयोग है या नहीं है? पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस भी आयोग का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक आयोग। अगर अनुच्छेद में नहीं है तो फिर उसके लिए कोई संविधान संशोधन लाया गया हो, संविधान संशोधन ला के संविधान संशोधन द्वारा नया आर्टिकल जोड़ा हो, नया आर्टिकल जोड़ा हो, नया अनुच्छेद जोड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके जो है वो संवैधानिक आयोग। पहली चीज समझना आप लोग, पहली चीज आप लोगों को क्या समझनी है? संवैधानिक आयोग का मतलब होता है संविधान के किसी आर्टिकल में आपके जो है वो आयोग के बारे में चर्चा है, या फिर कोई संविधान संशोधन लाके बनाया हो। का सर एग्जाम्पल दो, जैसे आरपीएससी का उल्लेख जो है वो दोस्तों आपके संविधान के अंदर है, लेकिन वित्त आयोग, राज्य वित्त और निर्वाचन आयोग जो है इनका उल्लेख आपके 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा होता है। तो ये भी आपके जो है वो संविधान संशोधन द्वारा होता है, ये भी संविधान में है ना, तो ये संवैधानिक आयोग है। लेकिन क्या मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है? क्या मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है? क्या राज्य सूचना आयोग संवैधानिक आयोग है? वो संवैधानिक नहीं है, बट वो वैधानिक है, वो लीगल है, स्टैच्यूटरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। याद रखें, यहां दूसरा शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज किस किस को समझ में आई कि संवैधानिक आयोग से मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख हो या किसी संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद जोड़ा हुआ हो, किसी संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद जोड़ा हो, तो उसे हम संवैधानिक आयोग कहते हैं। अब एक शब्द आता है दोस्तों आपके यहाँ पे, और वो शब्द क्या आता है? सांविधिक, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो स्टैच्यूटरी, सांविधिक, या दोस्तों विधिक, जिसे आप बोलते हो लीगल। विधिक आयोग क्या है? तो सांविधिक और विधिक दोनों एक ही शब्द है, स्टैच्यूटरी और लीगल जो आपका एक ही शब्द है। और इसको आप समझिए ये क्या होता है? ऐसा कोई आयोग जिसकी स्थापना एक्ट के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके यहाँ पे उसके लिए कोई एक्ट आया हो, जैसे आपके सूचना का अधिकार आया है ना, तो उसके तहत सूचना आयोग बना है, तो संवैधानिक तो नहीं है पर लीगल तो है ना। मानवाधिकार का एक्ट आया हुआ है ना, तो मानवाधिकार जो है वो दोस्तों आपका संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन जो है वो क्या है? संवैधानिक तो नहीं है लेकिन लीगल तो है ना। लोकायुक्त अधिनियम आपके आया हुआ है ना, लोकायुक्त एक्ट आपका 73 में आया था ना, तो दोस्तों लोकायुक्त संवैधानिक तो नहीं है, मतलब इनकी स्थापना संविधान में तो उल्लेख नहीं है कहीं पे, लेकिन इनका जो है वो दोस्तों जो है वो किसी न किसी एक्ट के तहत स्थापना हुई है, किसी न किसी एक्ट के तहत जो स्थापना हुई है। बताओ, दो चीज क्लियर होगी क्या सर? अब इतना बता दिया तो एक ये भी बता दो कि कोई ऐसा आयोग भी है क्या जो संवैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जो मंत्रि परिषद के निर्णय से बन जाते हैं, जो केवल मंत्रि परिषद के निर्णय से बन जाते हैं, ऐसे आयोग भी होते हैं। जिसका एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, ना कहीं संविधान में उल्लेख है नीति आयोग का, ना कोई नीति आयोग के लिए एक्ट लाया हुआ है, बस मंत्रि परिषद ने कहा और नीति आयोग जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो नीति आयोग बन गया, आपके यहाँ पे नीति आयोग बन गया। हाँ, जैसे ना तो नीति आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख है, ना ही नीति आयोग का कहीं किसी एक्ट में उल्लेख है, केंद्र की मंत्रि परिषद ने कहा और जो है बन गया। अब आज हम लोग जो है वो सारी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा किसके? हाँ, अब जो है वो पूरी चर्चा हम आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग, जो दो सबसे बड़े आयोग है, उन पे चर्चा स्टार्ट कर दें। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया, वैधानिक और विधिक एक ही चीज है। कृष्ण जी के जैसे पर्यायवाची होते हैं, वैसे आप स्टैच्यूटरी लिख लो, लीगल लिख लो,
कानूनी लिख लो, सारी एक ही चीज है। इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी में क्या लिखा, हिंदी में क्या लिखा, सांविधिक, विधिक, वैधानिक, कानूनी। ठीक है, ये एक ही चीज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस किस के क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे ये आरपीएससी का रीऑर्गेनाइजेशन इतना जटिल क्यों है, क्या मतलब जो है वो अपने पायलट साहब कह रहे हैं और अपने भजनलाल जी और जो है वो भाजपा की सरकार कह रही है कि रिस्ट्रक्चरिंग करने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर पूरे पावर जो है वो फाइल राष्ट्रपति तक जाती है। तो करें पढ़ना स्टार्ट। तो आप याद रखें, ली कमीशन ने केवल यूपीएससी के बारे में बात कही थी, उन्होंने प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा। तो प्रांतीय सरकारें अपने आवश्यकता अनुसार लोक सेवा आयोग जो है वो बनाने लगी और स्वतंत्रता के समय राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। और वो 3 रियासतें कौन सी थी, एक जोधपुर थी, एक जयपुर थी और एक बीकानेर थी। मतलब हमारे राजा महाराजा पहले से इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने जो है रिक्रूटमेंट के लिए, उन्होंने नियुक्ति के लिए एक संस्था बना रखी थी, उन्होंने नियुक्ति के लिए एक संस्था बना रखी थी। तो क्रम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर हमारे यहाँ आरपीएससी से पहले कौन सी रियासतों के अंदर, दोस्तों याद रखना वो रियासतें कौन सी थी आपकी, हाँ जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। डेट याद ना भी रहे तो ईयर 1939 जोधपुर का तो याद कर लेना, जो सबसे पहले जहां स्थापना होती है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर याद रह जाएगा। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी जो है 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी किया गया। क्या जारी किया गया भाई साहब, अध्यादेश जारी किया गया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया। तो कब जारी किया गया अध्यादेश, 16 अगस्त 1949 को जो है वो दोस्तों अध्यादेश जारी होता है। और उस समय हमारे राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह सेकंड थे। कौन थे भाई, सवाई मानसिंह सेकंड थे, जायज बात है। अब इस जो है अध्यादेश का प्रकाशन जो है वो 20 अगस्त 1949 को होता है। अब देखो हर जगह अलग अलग जो है वो दोस्तों आपको सोर्सेज मिलते हैं। कोई कहते हैं कि दोस्तों 22 दिसंबर से काम चालू किया, कोई कहते हैं कि इसकी स्थापना 20 अगस्त को हो गई। आरपीएससी की साइट के अनुसार चलते हैं, आरपीएससी की साइट के अनुसार हम लोग चलते हैं। किसके अनुसार चले हम लोग, आरपीएससी की साइट के अनुसार चलें। आरपीएससी की साइट कहती है कि अध्यादेश 16 अगस्त को आता है और जो है वो राजपत्र में प्रकाशित 20 अगस्त को होता है और हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर से करते हैं। हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर से करते हैं, हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर। तो देखो आरपीएससी के बारे में तो आरपीएससी ज्यादा जाने, तो आप लोगों को क्या क्या बताना है कि आरपीएससी की स्थापना और संचालन है दोनों ही जो है वो दोस्तों आरपीएससी की साइट के अनुसार। आप अबाउट अस में जाएंगे तो आरपीएससी खुद अपने बारे में बताती है। तो आपको इधर उधर के डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस प्रॉपर इतना याद रखें कि राजपत्र के अंदर प्रकाशन होता है 20 अगस्त को, काम चालू होता है 22 दिसंबर को। स्टार्टिंग में स्थापना कहां होती है दोस्तों, याद रखें जयपुर में, हाँ जयपुर में स्थापना होती है। लेकिन पुनर्गठन के बाद में जो है वो चीजें बदलती हैं। जैसे हमारा हाई कोर्ट जोधपुर में जाता है, उसी तरीके से आरपीएससी कहाँ जाती है भाई, तो आरपीएससी दोस्तों जो है वो कहाँ जाती है, अजमेर में जाती है। तो अगर कोई पर्सन पूछ ले कि कौन सी समिति के पश्चात, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके आरपीएससी के हेडक्वार्टर को जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अजमेर कर दिया जाता है। जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया जाता है। अब तुम में से किन किन की इच्छा है कि पहले सर हमें जो है ना वो पढ़ाओ जो याद नहीं होता। आरपीएससी के प्रोविजन तो हम याद कर लेंगे, पहले तो उनके जो अटपटे से फैक्ट आते हैं ना वो पढ़ाओ। पहले अटपटे से फैक्ट पढ़ाऊंगे, इंटरेस्टिंग हिस्टोरी टाइप पढ़ाऊंगे पहले तुम लोगों को, ताकि जो वो क्वेश्चन जो है वो हाँ कैसे रही है, कब स्थापना, नियुक्ति, काम क्या होते हैं, क्या मामला है, ये तो याद है। आप तो पहले कुछ ऐसे फैक्ट बताओ जो है वो थोड़े काम चल जाए, क्योंकि आरपीएससी अपने में से एक पर्सन हर बार ऐसा पूछती है, हाँ जो आरपीएससी को ही पता होता है, जो आरपीएससी को पता होता है सही मैं बता रहा हूँ। आरपीएससी ऐसे ही पूछती है हर बार एक पर्सन, ऐसा पर्सन पूछ लेती है आरपीएससी कि हमारे यहाँ से जो है ना ऐसे सदस्य कौन है जो जैसलमेर के उस गांव से हैं। अरे भाई साहब अब हमें क्या पता कि आपके कौन से गांव से हैं,
हाँ वो तो भगवान करे इन्होंने पूछा नहीं, नहीं ये पूछ रहे कि हमारे ऐसे सदस्य कौन है जो 10वीं में मेरिट में आए हुए अपने जमाने में। अब बताओ, अपने को क्या पता चले भी आपके मेंबर साहब के 10वीं में कितने परसेंट आए हुए हैं। पूछ लेते हैं, ऐसे अभी तक पूछा नहीं है लेकिन इनसे उम्मीद की जा सकती है, ये पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो है वो अपन जो है वो चर्चा करते हैं। तो पहली चीज किस किस को क्लियर हुई कि आपके जोधपुर, और जोधपुर के साथ दोस्तों जो है वो आपके जयपुर और बीकानेर में जो है वो आपके यहाँ पहले से लोक सेवा आयोग थे। 16 अगस्त को जो है वो अध्यादेश आता है। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का जो है वो राजपत्र में प्रकाशित होता है। 22 दिसंबर से आरपीएससी की विधिवत स्थापना हो जाती है। और दोस्तों याद रखें, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे हेडक्वार्टर को जो है वो दोस्तों कहां स्थानांतरित कर दिया जाता है? याद रखें कहां पे? आपके अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। आज हम उस आयोग की चर्चा कर रहे हैं जिस आयोग की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है, जिस आयोग की चर्चाएं जो हैं वो भारत में सबसे ज्यादा हैं, और जिस आयोग की तरफ विश्वास लोगों का एकदम न्यूनतम हो गया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत लंबी जो है वो कहानी है कि इसका विश्वास लोगों से कैसे खत्म हुआ, लेकिन पहले हमें इसके विश्वास से ज़्यादा फिक्र है इनके प्रश्नों की। तो पहले हम इनके प्रश्न को कवर करेंगे, फिर तुम्हारी इच्छा है तो 5-7 मिनट हम आरपीएससी पे चर्चा कर लेंगे। 1968 में एक मेंबर बढ़ता है तो 3 मेंबर हो जाते हैं। 73 में दोस्तों जो है वो एक मेंबर और बढ़ता है तो 4 मेंबर हो जाते हैं। 81 में एक मेंबर और बढ़ता है दोस्तों जो है वो आपके 5 मेंबर हो जाते हैं। और दोस्तों आपके जो है 2011 में 7 मेंबर। कितने दोस्तों? 7 मेंबर। तो याद रखें, यहां से क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि प्रारंभ में 1+2 था, तो आपके यहां 1+7 वाली संरचना कब से स्टार्ट हुई? तो गुरुजी 1+7 वाली संरचना तो 2011 से स्टार्ट हुई। 1+7 वाली संरचना स्ट्रक्चर तो कब स्टार्ट हुई? 2011 से स्टार्ट हुई। हाँ अब दोस्तों जो है वो, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विकास ने कि हमारे ऐसे कितने सदस्य हैं जो घोटाले में शामिल हुए हैं। हाँ ये भी अपन को जो है वो याद करना पड़ेगा यहाँ। हाँ तो 1968, 73, 81 को भी जरूर याद रखें। 68 के अंदर मेंबर 3 होते हैं, फिर दोस्तों 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर बाद में आपके 7 हो ही जाते हैं। तो एक बार सभी लिखो 1968, 73, 81, 1968, 73, 81, 1968, 73, 81, 1968, 73, 81। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग दोनों याद करके जाएंगे। 1968, 73, 81, 1968, 73, 81। क्या क्या याद रखोगे भाई साहब? कि पहले आपके यहाँ मेंबर जो है वो 1+2 थे, और आज 1+7 हैं। ये 1+7 तो 2011 से होते हैं, फिर बीच में 1+3 होते हैं, फिर 1+4 होते हैं, फिर 1+5 होते हैं। तो ये कब का मामला है? तो ये कब का है? 68, 73, 81। 1968, 73 और 81, 1968, 73 और 81, 1968, 73 और 81। याद रह जाएगा तुम लोगों को? 1968, 73 और 81। क्लियर? चले आगे। अब एक एक पे चर्चा करें। तो हमारे प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब थे, और उस समय दोस्तों आपके जो है वो कौन कौन सदस्य बनते हैं? अध्यक्ष तो ये थे आपके एस के घोष साहब जो है वो दोस्तों तत्कालीन आपके मुख्य न्यायाधीश थे, तो वही आपके अध्यक्ष बनते हैं। तो एस के घोष साहब आपके प्रथम अध्यक्ष थे। उस समय 2 मेंबर कौन थे? डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर। एनआर चंदोरकर याद करो, डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर। डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर को सर इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ये डीपली क्या है मतलब? जब आपको लिखा हुआ आरपीएससी, इसको तो ऐसा पढ़ के जाओ ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी लोग आगामी भर्तियां दे रहे हैं वो स्टेट पॉलिटी को एकदम डीपली पढ़ने की कोशिश करें, है ना। टाइम लगे जितना लगने दो। यहाँ से आपको जो है ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से फुल आउटपुट आएगा, प्रश्न सही होंगे, संतुष्टि भी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग सीटी का पेपर दे के आ रहे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा 40%। अब बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप तो बढ़िया जाके पेपर दे के, और आप ये 10 दिन भी यूटिलाइज ऐसे ले कि आपको आगे आरएस प्री देना है, पटवार देना है, वीडियो देना है। हाँ अब आरएस वाले सब स्टूडेंट की एक ही चर्चा है, सर सीटी तो दे रहा, दे के आनो भी है, जरूरी भी है भाई,
हाँ, तो क्या याद रखना है, एस के घोष है और दोस्तों आपके डीएस तिवारी और एनआर चंद्रोकर। फिर सेकंड अध्यक्ष बनते हैं एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके दोस्तों, एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों आपके, एससी त्रिपाठी। अब जब आप थोड़ा डिटेल में चलेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी के बारे में क्या पता चलेगा, आरपीएससी के अंदर आपने ये पढ़ा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, और दोस्तों आपके जो पहले अध्यक्ष आपने क्या बताए कि एस के घोष साहब। पहले अध्यक्ष आपने क्या बताए, एस के घोष साहब। और एस के घोष साहब के टाइम में दो आपके, एक तो डीएस तिवारी और एक एनआर चंद्रोकर, एक एनआर चंद्रोकर जो है वो दोस्तों आपके मेंबर थे। फिर आपने ये कहा कि सेकेंड आपके जो है वो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो त्रिपाठी जी होते हैं। वो कौन होते हैं आपके, त्रिपाठी जी होते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है, तो याद रखें कि दोस्तों आपके जो कैलाश चंद मीणा जी तो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और अयूब खान साहब जो हैं वो दोस्तों आपके क्या हैं, अयूब खान साहब जो है वो 4 मेंबर हैं। तो आज के दिन 3 पद रिक्त हैं, या तो आप एक अध्यक्ष बना के भेज दीजिए, तो अध्यक्ष बना के भेज दोगे तब आपके 2 मेंबर खाली हैं, और अगर आप 3 मेंबर बना के भेज दो तो फिर अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा जी हो ही जाएंगे, अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा जी जो हो ही जाएंगे। तो 1 प्लस आपका 7 का जो टोटल आपका जो है वो स्ट्रक्चर है, उसमें से 4 मेंबर काम कर रहे हैं और 1 मेंबर जो है वो दोस्तों आपके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज 3 सीट खाली है, एक अध्यक्ष की और 2 मेंबर की। 3 सीट खाली है, एक अध्यक्ष की और 3 मेंबर की। याद रह जाएगा तुम्हें, हाँ कैसे। अब ये 2 सीट आपकी जो है वो सदस्य की खाली होने का कारण क्या है, बाबूलाल कटारा को जो है वो दोस्तों जो है वो निलंबित कर दिया राज्यपाल साहब ने। राज्यपाल साहब जो है वो निलंबित कर सकते हैं, हटाने का काम पूरा राष्ट्रपति करते हैं। और जसवंत सिंह राठी साहब का निधन हो गया, कैंसर से पीड़ित थे, जसवंत सिंह राठी साहब का निधन हो गया। और छोत्रिय साहब जो अध्यक्ष थे वो चले गए, उनका जो है वो कार्यकाल पूरा हो गया। आपके जो छोत्रिय साहब थे वो जो है वो चले गए। तो अब हम आरपीएससी की पूरी हिस्ट्री पर चलेंगे, जहां से बाकायदा शानदार प्रश्न आते हैं। मेरे से जितने फैक्ट बन सकते थे वो उतने फैक्ट मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, जितने फैक्ट बन सकते थे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं। तो करें हम चर्चा एक एक के ऊपर। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से आईएएस हैं जो दोस्तों आपके यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन कौन से आईएएस हैं जो दोस्तों जो है वो आपके अध्यक्ष भी रहे हैं, सारे आ जाएंगे सुरेश, सारे फैक्ट। तो देखो इतने तो याद नहीं रह सकते आपको, हाँ, लेकिन थोड़े लेटेस्ट में से तो याद रखो। जैसे एल जोशी साहब रहे, राम सिंह चौहान साहब रहे, यतीन्द्र सिंह रहे, एन.के. बेरवा रहे, दीपक उत्प्रेती रहे, ललित कुमार पंवार रहे। 2 को तो याद रखते हो, दीपक उत्प्रेती और ललित कुमार पंवार साहब को तो याद रखते हो, ये तो आपके जो है वो अभी थे। हाँ बताओ। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अगर आप अध्यक्ष के बारे में बात करें तो दोस्तों याद रखें, दीपक उत्प्रेती और एल.के. पवार ऐसे लोग थे जो पहले आईएएस थे। अब क्या सर सबका नाम याद रखना पड़ेगा क्या, सबका नहीं, पहले एक सरसरी नजर से देख लीजिए, पहले एक सरसरी नजर से देख लीजिए, फिर आपको जो लगे उनको याद रख लेना, आपको जो लगे उनको याद रख लेना। भाई राम सिंह चौहान को याद रख लेना, हनुमान प्रसाद को याद रख लेना, बीएल रावत और एन.के. बेरवा को याद रख, मतलब 9 मेंबर ऐसे रहे हैं जो आईएएस रहे हैं और फिर बाद में दोस्तों आपके जो है वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन जाते हैं कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जो दोस्तों आपके यहाँ पे पुलिस सेवा में रहे हैं और उसके पश्चात जो है वो दोस्तों आपके अध्यक्ष पद पर आए। कहाँ सर, ये अच्छा है, ये प्रश्न जो है वो आ सकता है, आ सकता है क्या। तो दोस्तों कौन कौन, पीएस यादव साहब, आप इन्हें जानते हैं, भूपेंद्र सिंह यादव साहब अभी पीछे थे, संजय कुमार छोत्रे साहब अभी रिटायर होके गए, इनको तो जानते हो, 3 को तो जानते हो, 3 को तो जानते हो ना, बताओ। पीएस यादव, भूपेंद्र यादव, संजय कुमार छोत्रे साहब को तो जानते हो क्या। पीएस यादव पहले थे और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, तो पीएस यादव, भूपेंद्र यादव और संजय कुमार छोत्रे साहब को तो जानते होगा सर। और किन को याद करें, एमएल कुमावत अभी समिति बनी थी,
एमएल कुमावत समिति बनी थी क्या? एमएल कुमावत समिति जो है वो आपके जो है वो, हाँ, आरपीएससी के री ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आरपीएससी में कार्यों के सुधार के लिए हाल ही में एक एमएल कुमावत समिति बनी थी गहलोत साहब के राज के टाइम। अगर आप पिछले साल का करंट अफेयर थोड़ा बहुत याद रखें तो वो एमएल कुमावत साहब यही हैं। तो ये भी आईपीएस थे जो हमारे यहाँ रहे हैं। तो सर 4 तो याद रह जाएंगे। फिर इनको कौन नहीं जानता? हबीब खान गोरान साहब को कौन नहीं जानता? कोई है क्या जो इनको नहीं जानता? हाँ, आज जिनको आप देख रहे हो ना, ये उनसे भी आगे थे उस जमाने में। इनके परिवार से पहले जो है वो आरपीएससी आरजेएस का भी पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया करती थी। इनके अमूल्य योगदान की वजह से जो है वो आरपीएससी के हाथ से आरजेएस का पेपर चला गया। आरएस का छोड़ो तुम, हाँ, इनके अमूल्य योगदान की वजह से हमारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि तुम रहने दो, जज हम ही बना लेंगे और हमारे अनुसार बना लेंगे। हबीब खान गोरान साहब जो है वो आरपीएससी के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, जो कि भारतीय पुलिस सेवा से थे, और ये वो है जिनका आरपीएससी में अमूल्य योगदान रहा है। इनकी वजह से या इनकी कार्य प्रणाली की वजह से जो है वो आरपीएससी के हाथ से एक अमूल्य बहुत शानदार भर्ती निकल जाती है, और वो कौन थी? आरजेएस की भर्ती। ठीक है, याद आया अब? कहाँ सर, अब याद आ रहे हैं। सबकी कहानी सुना दो तो सब सारे याद आ जाए। सबकी कहानी नहीं होती। सर क्या किया इन्होंने उस समय? इनके परिवार से और इनके जो है वो परिवार से आरजेएस में टॉप कर देते हैं लोग। तो ये जो है वो, अब मैं और चर्चा नहीं कर सकता। संवैधानिक आयोग है, माननीय कोर्ट के पास इनकी जो है वो सुनवाई चल रही है। माननीय कोर्ट जो भी कर रहे हैं वो इनके संदर्भ में करेंगे। सबकी सुना दूं तो फिर बाद में जो है तुम्हारा आरपीएससी नहीं हुआ। आज मैं सबकी कहानी नहीं सुना सकता मैं, ये याद रह जाएगा तुम्हें। उसके बाद में एमएल कुमावत याद रह गया। अब बच्चे कौन? एचएन मीणा और देवेंद्र सिंह, ये दो ही बच्चे हैं ना भाई। तुम लोगों को पीएस यादव याद हो गया, कहाँ गुरुजी? पीएस यादव याद हो गया। एमएल कुमावत याद हो गया, कहाँ जी? एमएल कुमावत जी आईपीएस थे। और हबीब खान गोरान याद हो गया। उसके अलावा भूपेंद्र जी आपके अभी रह के गए थे, तो भूपेंद्र यादव साहब याद हो गए। उसके अलावा दोस्तों संजय कुमार छोत्रिय साहब अभी रह के गए हैं, लेटेस्ट उन्होंने जो है वो दोस्तों गए हैं, फेयरवेल देनी नहीं है। आरपीएससी वाले जो है वो इतने खराब निकले, मीडिया में न्यूज आती है कि जिस दिन इनका रिटायरमेंट था उस दिन जो है वो एक आयोजन की बात थी, तो आरपीएससी के कर्मचारियों ने उस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। तो साहब जो है वो सीधे ही चले गए कि कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लक्षण नहीं है, नहीं मैं तुम्हें लाडू बूनिया कुछ खिला के जाता लास्ट में, लेकिन तुम्हारे लक्षण ही नहीं है। नहीं, आदमी कम से कम इतने साल काम करे तो एटलीस्ट ये होता है ना, विदाई तो अच्छी हो, थोड़ा सापो सुपो पिरा के बढ़िया कोई जो मोमेंटो दे के भेजे। लेकिन आरपीएससी वाले कर्मचारी भी खतरनाक है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। इतना याद रहेगा आप लोगों को? तो पीएस यादव साहब, एमएल कुमावत, हबीब खान गोरान, भूपेंद्र यादव और संजय कुमार छेत्री, ये तो याद रह जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको देवेंद्र और एचएन मीणा साहब को याद रखना है। अब उसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक कार्यकाल, मैक्सिमम कार्यकाल डीएस तिवारी का था, और दोस्तों जो है वो सबसे कम कार्यकाल पीएस यादव का था। एक बार लिखो। प्रथम आप लोगों को पता है एसके घोष, फिर दो मेंबर थे डीएस तिवारी, एनआर चंद्रोरकर। तो अगर कोई पूछ ले आपके यहाँ पे मैक्सिमम कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के रूप में, तो डीएस तिवारी पीएस यादव, डीएस तिवारी पीएस यादव, डीएस तिवारी पीएस यादव, याद रह जाएगा। ठीक काम किया गया ये, पहले फैक्ट ले लिए। नहीं, लास्ट में क्या, आदमी की एनर्जी नहीं रहती है ना, पढ़ने वाले की रहती भी है, तो हाँ, याद करने वाले की नहीं रहती। और इन फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो पहले इनको याद करना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो आपके जो रहे हैं, उनमें एमएल जोशी फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष थे, और अभी आपके कैलाश चंद मीणा साहब जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। उससे पहले शिव सिंह राठौड़ साहब भी रहे हैं, एच एन मीणा साहब भी रहे हैं, आर डी सैनी साहब भी रहे हैं, जसवंत राठी के पास भी जो चार्ज आया है, एस सी सिंगारिया जी भी रहे हैं, एस एस टांक साहब भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों? अब कुछ फैक्ट और इंपॉर्टेंट हैं।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आयोग में महिला सदस्य कितनी रही हैं आज तक? एक एक महिला सदस्य का नाम याद होना चाहिए। कांता खतूरिया रही हैं और कमला भील जी रही हैं, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह रही हैं, राजकुमारी गुर्जर और वर्तमान में संगीता आर्य और मंजू शर्मा। याद कर लो भाई, हाँ याद कर लो भाई, जो है वो क्या याद रखना है, कांता खतूरिया और कमला भील, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर और जय संगीता आर्य मंजू शर्मा। 7 महिला मेंबर रही हैं जिनके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। 7 महिला मेंबर, हाँ मंजू शर्मा कुमार विश्वास साहब की वाइफ है, एकदम सही पता संजू जी आपको। संगीता आर्य जी हमारे मुख्य सचिव साहब जो हैं उनकी वाइफ है। ओके, राजकुमारी गुर्जर जो है उनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह, कांता खतूरिया और कमला भील। 7 के नाम याद रखो, 7 के नाम याद रखो, 7 के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो है वो कौन सी सदस्य ऐसी हैं जो जाके यूपीएससी की भी सदस्य रही हैं, मतलब आरपीएससी में तो रही, उसके बाद जाके आरपीएससी का आदमी आरपीएससी में तो वापस नहीं लग सकता, लेकिन यूपीएससी में लग सकते हैं। तो हमारे कांता खतूरिया जी और प्रकाशवती वर्मा जी जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यूपीएससी के भी मेंबर बने, यूपीएससी की भी मेंबर बने। तो कांता खतूरिया जी और प्रकाशवती वर्मा जी जो है वो, इनके 2 फैक्ट और क्या याद रह जाएंगे तुम्हें, कि जो है वो ये आगे जाके भविष्य में यूपीएससी की भी सदस्य रहती हैं। तो ये तो भाई सही में टैलेंटेड थे, सभी पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं। हाँ पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं, पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं। एकदम फुल अपडेट है पीयूष, मजा आ रहा है, बढ़िया। हाँ और फिर मैं आप एक चीज निवेदन करूंगा, जल्दीबाजी मत करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, लेकिन राजस्थान पॉलिटी में इंटरेस्ट जगाओ। मेरे पढ़ाने के बाद भी आरपीएससी की साइट पे जाओ, हमेशा आरपीएससी की साइट पे रिजल्ट और नोटिफिकेशन देखने जाते हो, आज आरपीएससी को जानने के लिए जाओ और जाके उनके अबाउट अस में देखो, उनके मेंबर्स को देखो, उनके अध्यक्ष के सीक्वेंस को देखो, उनके बारे में जो है वो थोड़ा पढ़ो, तो पढ़ते ऑथेंटिसिटी आएगी, चीजें और ज्यादा रिकॉल हो पाएंगी। तो कांता जी, कमला जी, प्रकाशवती जी और दिव्या जी, राजकुमारी जी, संगीता जी और मंजू जी आपकी महिला मेंबर हैं। और ये 2 मेंबर जो हैं, मेंबर साहिबान जो है वो यूपीएससी में भी जाती हैं। कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाली कौन कौन है, देने वाले कौन कौन है? कांता खतूरिया जी ने भी दिया, दिव्या सिंह जी ने भी दिया, शिवपाल सिंह जी ने भी दिया, श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी दिया। याद रखें कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया। हाँ कौन है? कांता जी, दिव्या सिंह जी, शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी तो हमारे टाइम में थे। हाँ अब कैसे नियुक्ति होती है, क्या मामला होता है, वो सब कुछ हम प्रोविजंस में पढ़े, लेकिन मैं पहले तुम्हें इनकी हिस्ट्री में इसलिए लेके आया हूँ ताकि थोड़ा बहुत अब से तुम मेंटली प्रिपेयर हो सको कि आरपीएससी का प्रश्न गलत नहीं करूंगा, महिला मेंबर में जो है वो प्रॉपर तरीके से याद करूंगा। और महिला मेंबर जो है वो अगर हम बात करें, कांता, कमला, प्रकाशवती, दिव्या जी, राजकुमारी जी, संगीता री, मंजू शर्मा जी। अब कोई पूछ ले कि दोस्तों आपके यहाँ यूपीएससी में कौन गया, तो ये दोनों जो है वो यूपीएससी में गए। फिर अगर आपसे पूछ ले कि कौन है जिन्होंने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर जो है वो इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने वाले भी कांता जी और जो है वो दिव्या सिंह जी, इन दोनों ने जो है वो दोस्तों त्याग पत्र दिया। इन दोनों ने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। इन दोनों ने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके अलावा श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी। और फैक्ट क्या है? राजस्थान लो, हाँ सर इसमें सीएम, हाईकोर्ट आयोग के इतने लोग, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो पूजा जी, आप याद करो तो आप कर लो, नहीं पोकर कर लेगा, पोकर नहीं करेगा तो राजेश कर लेगा, नहीं मोहित कर लेगा, जो याद कर लेगा वो पर्सन सही करा पाएगा। हाँ पोकर तो पहले क्लास ले लिया, अगर पहले मत कराया अगर मेरी क्लास में हो हा पीडीएफ पीडीएफ, मैं पहले याद करा दूं फिर आप पे दे दूं। आगे बात समझ में? तेरी प्रवृत्ति बहुत खराब है, जल्दी ब्लॉक ऑन में है। हाँ
मैं एक इतना अपडेट करके तुम्हारे लिए कंटेंट लेकर आया हूँ, फिर बाद में क्या समस्या है भाई। चलें आगे, थोड़ा सा ध्यान देवें, आगे चलें। तो दोस्तों जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं, मतलब जो आरपीएससी के मेंबर रहे हैं, और आरपीएससी के मेंबर रहते हुए दोस्तों जो आपके लोक सेवा आयोग के मेंबर रहते हुए मुख्य सचेतक भी रहे, वो ओपी गुप्ता है। वो कौन है दोस्तों? आपके ओपी गुप्ता हैं। वो कौन है दोस्तों? आपके ओपी गुप्ता है। ऐसे जो व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे हैं, वो कौन है? एन के बेरवा जी। दोस्तों जो है वो कौन है? एन के बेरवा जी। और ऐसे व्यक्ति जो सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, मतलब मुख्य सचिव रह के फिर बाद में सदस्य भी रहे हैं, तो वो कौन है? सांवलदार उज्जवल साहब। वो कौन है? सांवलदार उज्जवल साहब। और ऐसे अध्यक्ष है जो लोकसभा में भी जीत के गए, तो दोस्तों वो कौन है? आपके सी आर चौधरी साहब। कौन जीत के गए थे? सी आर चौधरी, नागौर से सांसद रहे ना। हाँ, ऐसे सदस्य जो लोकसभा, ये तो अध्यक्ष हैं जो आगे जाके एमपी बनते हैं। ऐसे सदस्य जो फिर बाद में आगे जाके एमपी बनते हैं, वो धुलेश्वर मीणा भी हैं। आपके कौन है? धुलेश्वर मीणा भी हैं। और आयोग की महिला सदस्य जो पहले मंत्री भी रही हुई है, कमला भील हैं जी। आयोग की महिला सदस्य जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, वो कांता खतूरिया जी हैं। और आयोग के सदस्य जो आगे भविष्य में जाके राज्यपाल भी बनते हैं, वो रघुकुल तिलक हैं। अब इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर ये भी कोई ढूंढ ढूंढ के निकालें, इनसे आगे कोई जाएगा तो, हाँ, इनसे आगे कोई जाएगा तो फिर आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फैक्ट के मामले में जो है वो अगर चले, हाँ अजय जी एकदम सही, फैक्ट के मामले में अगला, अब इससे आगे जाए तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इतना पढ़ सकते हैं कि आरपीएससी जो है वो क्या करती है, आरपीएससी कैसे करती है, उन सारी चर्चाओं के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। मैक्सिमम फैक्ट जो बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया कि ऐसे विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है जो आपके आयोग के सदस्य रहे? ओपी गुप्ता। कौन दोस्तों? ओपी गुप्ता मुख्य सचेतक विधानसभा में होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन है जो आयोग में ही सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे? एन के बेरवा। ऐसे कौन है जो पहले मुख्य सचिव थे फिर आरपीएससी में जाके मेंबर बने? सांवलदान उज्जवल साहब। ऐसे अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा? सी आर चौधरी साहब, अपने नागौर से चुनाव लड़ा था, जीते भी थे। ऐसे सदस्य कौन थे जो बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते? धुलेश्वर मीणा जी। ऐसे कौन थे जो पहले मंत्री थी और फिर बाद में जो मेंबर बने? कमला भील जी। और ऐसे कौन थे जो आपके यहाँ सदस्य थे लेकिन पहले महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं? कांता खतूरिया। और ऐसे कौन थे जो सदस्य थे और राज्यपाल बने? रघुकुल तिलक। हाँ, अब सफिशिएंट लग रहा है। अब इससे ज्यादा भारी पूछ ले तो फिर बाद में अपन जो है वो अगली साल ही ऐड कर सकते हैं और जो है वो कोई इलाज नहीं है। पहली बात, आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन से आईएएस मेंबर रहे हैं, कौन कौन से आईपीएस मेंबर रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं, कौन से आईएएस अध्यक्ष रहे हैं, कौन से आईपीएस अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा कौन कौन महिला सदस्य रही हैं। उसके अलावा किन किन ने त्याग पत्र दिया है। ठीक है, कौन कौन यूपीएससी में गया है। उसके अलावा आपके यहाँ पे फर्स्ट अध्यक्ष और 2 सदस्य कौन थे, मैक्सिमम कार्यकाल किनका है, मिनिमम कार्यकाल किनका है। फिर उसके बाद में ऐसे कौन से मुख्य सचेतक हैं जो आरपीएससी में आए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आरपीएससी में सचिव और अध्यक्ष दोनों बने, ऐसे कौन हैं जो आपके सीएस भी रहे और उसके बाद में आरपीएससी में आए, ऐसे कौन है जो अध्यक्ष के बाद एमपी बने, ऐसे कौन हैं जो सदस्य के बाद एमपी बने।
ऐसे कौन हैं जो पहले मंत्री थे फिर आरपीएससी में आए? ऐसे कौन हैं जो पहले महिला आयोग स्टेट वुमेन कमीशन में थे फिर आरपीएससी में आए? ऐसे कौन हैं जो पहले आरपीएससी में थे और फिर गवर्नर बने? अब इससे ज्यादा लेवल पे अगला नहीं जाए, इससे ज्यादा लेवल पे अगला नहीं जाए। जाए तो फिर बाद में अपन आप उनमें क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं सूरज जी। इससे ज़्यादा तो अगला ये पूछ सकता है कि आरपीएससी मेंबर थे, उनका गोत्र क्या था? चारों गोत्र क्या थे अगर एक याद है तो आपको, है ना? उनकी राशि क्या थी? किन के साढ़े साथी चल रही थी, किन के साढ़े साथी नहीं चल रही थी? ठीक है। फिर अगला और इससे ज़्यादा तो क्या पूछे अगले के पास, कोई क्वेश्चन ही आए तो फिर बाद में बनाना ही हो, कोई आरपीएससी बड़ा आरपीएससी का ही मजा लेना चाहे तो यही पूछ सकता है। और तो हाँ, अध्यक्ष का कर्म भी, हाँ सीक्वेंस पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है, कर्म भी पूछ सकता है ना? हर आदमी को लगता है मेरे साढ़े साथी चल रही। सर हमें एक क्वेश्चन के लिए इतना परेशान किया जा सकता है? नहीं, मेवाड़ के इतिहास से अब भी कम है। आरपीएससी से 1% की गारंटी है, मेवाड़ के इतिहास से 1% की गारंटी नहीं है। प्रजामंडल से अब भी कम है, किसान आंदोलन से अब भी कम है। केवल बिजोलिया किसान आंदोलन में इतने फैक्ट है जितने पूरी आरपीएससी में है। महाराणा कुंभा के इतने फैक्ट है जितने पूरी आरपीएससी में है। महाराणा सांगा के इतने फैक्ट है जितने पूरे आरपीएससी में है। तो वहां मेवाड़ की हिस्ट्री से एक क्वेश्चन की पूरी संभावना नहीं है, या आरपीएससी से 1% की पूरी संभावना है, तो फिर क्या समस्या? ठीक है। और ऐसे और आप जो है बड़ी इफेक्ट और बनाते रहो, और धीरे धीरे और कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे जैसे मिलेंगे। अभी बेसिक तो इतना याद करने की कोशिश करो। सर आरपीएससी को भंग करने का बोल रहे हैं, उसके बारे में बताओ। हाँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। आरपीएससी को भंग करने का बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा जो है वो अभी कर लेते हैं। तुम बोलते हो तो 2 ही मिनट में कर लेते हैं, तुम बोलोगे तो 2 मिनट में कर लेते हैं। करें चर्चा? फिर अपने को मानवाधिकार आयोग भी पढ़ना है, फिर अपने को मानवाधिकार भी पढ़ना है। ओए विनीता जी, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। लेकिन हम सबका क्रम आने वाले 4 दिन में यही रहेगा। आप लोगों ने जिला प्रशासन पढ़ लिया है ना? जिला प्रशासन में संभागीय आयुक्त में पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आपको आयोग पढ़ाऊंगा। आयोग के बाद में धीरे से मैं तुम लोगों को हाई कोर्ट ले जाऊंगा। हाई कोर्ट से फिर धीरे से वापस तुम्हें मुख्य सचिव साहब से मिला के लाऊंगा, और उसके बाद में तुम्हें पंचायती राज से मिला के लाऊंगा। तो जो जो लोग आज तक पॉलिटिक्स ये लास्ट टॉपिक से भागते थे, उनको पहले मैं मजबूर करूंगा कि ये पढ़ने पड़ेंगे, फिर पढ़ाऊंगा विधानसभा और सीएम, फिर पढ़ाऊंगा विधानसभा और सीएम। और ये प्लानिंग इस बार इसलिए रखी गई कि तुम लोगों को सुधार सकूं, थोड़ा मेरे में भी सुधार ला सकूं। केवल और केवल यही उद्देश्य था। इन आरएस वाले बच्चों के लिए केवल और केवल यही उद्देश्य था कि जो है वो हर बार आप लोग पढ़ने में मजा लेते थे, गवर्नर से चालू करते थे आर्टिकल 152 से 213 तक पढ़ के गुरुजी आरपीएससी होगी, हो गया मामला हो गया, राजस्थान पॉलिटी होगी। ना ना, हाँ तो अब इस बार राजस्थान पॉलिटी जब पूरी करेंगे उसमें सीक्वेंस ये रहेगा, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, छोटे वाले सारे टॉपिक करके फिर बाद में अपन जो है वो सीएम पे आएंगे। फिर देखेंगे किसमें कितना कितना इंटरेस्ट है, फिर देखेंगे किसमें कितना कितना इंटरेस्ट है। तो आपको जो आईएएस रहे हैं उनको थोड़ा देखना, आप लोग टाइम मिले जब, जैसे दीपक उत्प्रेती, एल के पवार साहब, एल जोशी साहब जो कि फर्स्ट कार्यवाहक रहे हैं, राम सिंह चौहान साहब, यतिंदर सिंह जी, एन के बेरवा, जेएम खान, आईपीएस सारे याद हो गए। पीएस यादव, भूपेंद्र यादव, संजय कुमार चौधरी याद थे, एमएल कुमावत और हबीब खान गोरानी याद हो गए। मैक्सिमम कार्यालय डीएस तिवाड़ी और सबसे कम कार्यालय पीएस यादव। ठीक है।
और उसके अलावा दोस्तों आपके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो दोस्तों आपके एमएल जोशी साहब हैं पहले, और वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा साहब रहे हैं, तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। आयोग की महिला सदस्य कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजरी, और उसके अलावा राजकुमारी गुजर, और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो संगीता आ रही है और मंजू शर्मा जी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, कांता जी और प्रकाशवर्ती शर्मा जो है वो यूपीएससी में गई है, कांता जी और दिव्या सिंह जी ने त्यागपत्र दिया है, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी ने भी त्यागपत्र दिया है, कांता जी और प्रकाशवती जी जो है वो आपके यूपीएससी में भी गए हैं। सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे ओपी गुप्ता, अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे एन.के. बेरवा, और मुख्य सचिव और सदस्य दोनों रहे सांवलदान उज्जवल, अध्यक्ष जो एमपी बने सी.आर. चौधरी, सदस्य जो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आगे जाके एमपी बने धुलेश्वर मीणा जी, आयोग की महिला सदस्य जो मंत्री रही हैं कमला भील जी, और आयोग की महिला सदस्य जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं कांता खतूरिया जी, सदस्य जो दोस्तों आपके राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक जी, और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, मैंने आप लोगों को इसी साइट के अंदर कंप्लीट तरीके से बता दिया कि कैलाश चंद्र मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का इंतजार चल रहा है और अध्यक्ष जो अभी हमें मिल नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं कोई जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कुलदीप का गुरु जी, जिला प्रशासन तो कोई पढ़ाता ही नहीं, हम नहीं पढ़ा है, बढ़िया बात है। अब चलें इसके प्रोविजन कंप्लीट करें, फिर आरपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार तुम्हें आर्टिकल वाइज आरपीएससी पढ़ने में मजा आएगा। हाँ ना, टेस्ट सीरीज के अनुसार कभी किताब क्लासें नहीं होगी, क्लासें अपने अनुसार होगी, टेस्ट सीरीज केवल और केवल जो है वो उनके लिए है, हाँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत कवर कर रखा है या चैलेंज के रूप में कवर करना चाहते हैं। तुम लोगों के लिए और टेस्ट हो जाएंगे, पहले 2-3 महीने कोर्स पूरा करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 14 के अंदर आर्टिकल 315 से 323 के बीच में राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की बर्खास्तगी का प्रावधान है। तो पहले लिखें संविधान का भाग 14 315 से 323, हाँ याद रखें 315 से 323, 315 से 323। अब हम जो है वो हर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। 315 से 323 और 323, 315 से 323। हाँ, आरपीएससी ऐसे भंग थोड़ी हो सकती है, आरपीएससी जो है वो संवैधानिक निकाय है, ऐसे भंग नहीं हो सकता भाई साहब। तो भाग 14 315 से 323। पहली चीज ये, आज हम आर्टिकल वाइज चलेंगे ताकि तुम्हें जो है मजा आ सके। 315 में क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, मतलब संघ के लिए अपना यूपीएससी बना दो और राज्यों के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पीसीएस बना दीजिए। तो दोस्तों आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो जैसे आपके राज्यों के लिए आरपीएससी बना दिया। तो याद रखिए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।